हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.1 ना, उसमें आपने क्या पढ़ा था? अवकल समीकरण देखा। अवकल समीकरण का कोटि क्या होता है, उसका घात क्या होता है, वो क्या होता है अवकल समीकरण। 1 मिनट बस ऐसे रिकेप लो। अवकल समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अवकलज वाले पद, और किसका अवकलज वाले पद, कैसा अवकलज वाले पद, यानी आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज वाले पद उपस्थित हो, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें आश्रित चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर का अवकलज सम्मिलित हो, इस तरीके के हम समीकरण को क्या बोल देंगे? अवकल समीकरण। बहुत सारा बस आता है। फिर आपने देखा उसमें उसका कोट क्या होता है। तो एक अवकल समीकरण में एक से अधिक पद हो सकते हैं, एक से अधिक पद हो सकते हैं। तो उस अवकल समीकरण में आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है, उसी की कोटि को हम लोग क्या कहते हैं? उस अवकल समीकरण का कोटि कहते हैं। ये आपने कल देखा है ना, जो उच्चतम कोटि वाला अवकलज होगा उसी कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं? उस अवकल समीकरण का कोटि। और फिर हमने देखा घात। घात क्या होता है? पहली बात तो घात बताने के लिए घात परिभाषित होना जरूरी है, और घात परिभाषित होने का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स या d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब, इन सब में अर्थात अवकलज में बहुपद होना चाहिए। अवकल गुणांकों में बहुपद होना चाहिए, और अवकल गुणांक में बहुपद होने का मतलब आपने देखा है, उसे अचर इंटू चर का पावर पूर्ण संख्या के रूप में लिख पाओ। और यहाँ पर हम जब अचर का बात करते हैं, अचर के रूप में रहना चाहिए, जरूरी नहीं अचर हो। जैसे हम लोग कल देखे भी हैं कि अगर cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टाइप का एक अवकल समीकरण है, तो देखो ये आपका अवकलज वाला पद है, अवकल गुणांक वाला पद है, इसका पावर 1 ये पूर्ण संख्या है। तो ये इसके सामने जो गुणा है ये आपका अचर नहीं है, cos x अचर नहीं है, अचर के जैसा है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसके साथ यक्स जुड़ा है, तो यक्स भी बदलता है, यक्स का वैल्यू बदलोगे तो ये आपका बदल जाएगा। तो ये आपका चर है एक प्रकार से देखोगे, लेकिन इसके लिए हम चर को इसे मानेंगे तो ये अचर के जैसा होगा। यानी आप एक तरीके से बोल सकते हो कोई फंक्शन इनटू चर का पावर पूर्ण संख्या हो जाए। बात समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप तब घात परिभाषित हो जाएगा, और घात परिभाषित होगा तो जो महत्तम कोटि यानी उच्चतम कोटि का उच्चतम घात होगा, वही उस पूरे अवकल समीकरण का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। यहां तक हम लोग कल किए। आज हम देखेंगे उसी अवकल समीकरण का हल। तो आप हेडिंग लगाना, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या है? ध्यान से देखो। जैसे हम आपके पास एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, y बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या ये आपका एक अवकल समीकरण प्राप्त हुआ? ये एक अवकल समीकरण है कि नहीं है? अवकल समीकरण, बस जहां अवकलज वाले अवकल गुणांक आ जाए अवकल समीकरण हो जाएगा। तो y का x सापेक्ष अवकलज है, तो ये अभी आपका अवकल समीकरण है। तो ये मिला किससे? इसी से तो मिला। यानी अगर हम y का वैल्यू लाके इतना रख दे इसमें, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो समीकरण का हल, आप क्लास 10 में एक बात पढ़े हो, समीकरण का हल वहीं पर आप पढ़ चुके हो। समीकरण का हल क्या होता है? चरों का ऐसा मान जिसे ले जाके समीकरण में रखो तो समीकरण का दोनों पक्ष क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। उसी को तो आप समीकरण का हल कहते हो। जैसे अगर एक समीकरण है y इक्वल टू 2x प्लस 5 या y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो अगर हम यहाँ पर x बराबर क्या रख दे? 2 रख दे, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4, तो y बराबर 8। तो ये दोनों इस समीकरण का हल एक नहीं है। तो x मान अगर आप 2 रखो और y का मान आप 8 रखो, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है? इस समीकरण का हल। यानी उस समीकरण में उपस्थित जितने भी चर होते हैं, चरों का ऐसा मान जिसे ले जाके अगर आप समीकरण में रखो तो समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब दाएं पक्ष बराबर आ जाए बाएं पक्ष के। चरों के ऐसे मान को आप क्या कहते हो? समीकरण का हल कहते हो। तो अगर ये समीकरण है, तो अगर इस समीकरण में हम y का मान इतना रख दें, तो क्या इसका भी दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएगा?
अरे y की जगह अगर 2x+3 रखोगे, 2x+3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ही तो आएगा, तो ये पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। ये समीकरण है, अवकल समीकरण है, और ये जो है ये इस अवकल समीकरण का क्या है, हल है। तो अवकल समीकरण का हल का मतलब क्या है। अब देखो यहां पर जो हल होता था वहां पर आप चर का अलग अलग मान बताते थे, x बराबर 2 बोले, y बराबर 8 बोले। यहां पर आप y का मान x के रूप में बता रहे हो, यानी यहां पर जो हल मिलेगा वह y और x के बीच में एक रिलेशन होगा, एक फंक्शनल रिलेशन होगा। फंक्शनल रिलेशन का मतलब समझ रहे हो, यानी फलनीय संबंध होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो y और x के बीच में एक प्रकार से आप संबंध मान के चलो, एक फलन मान के चलो। तो y और x में एक ऐसा फलन, और जो नहीं y और x यूं कभी आपका p हो सकता है, कभी आपका q, कोई वेरिएबल तो बदल सकता है। समझ में आ रहा है बात ना, कभी आपका t वेरिएबल लेके चलते हो, कभी u वेरिएबल लेके चलते हो। तो ऐसा आप सीधा बोल दो, एक तो आश्रित चर होगा और बाकी स्वतंत्र चर होते हैं। तो आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में ऐसा फलन या ऐसा संबंध जो दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दे, वह क्या कहलाएगा, इस अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल और आप समझो। जैसे अगर कहीं आपको ऐसा मिला y इक्वल टू 2x² प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx बराबर बताओ क्या हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4x आएगा, और 5 का कितना हो गया, यानी ये भी आपका एक अवकल समीकरण है। आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हो, d2y अपान dx² बराबर कितना हो जाएगा 4, तो ये भी एक अवकल समीकरण हुआ। तो यह जो y और x में ये संबंध है, यह संबंध इसको भी संतुष्ट करेगा और यह संबंध इसको भी संतुष्ट करेगा। आप ला के रख सकते हो। चलो देखो, अगर y की जगह इतना रखोगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, इसी से तो ये मिला है ना। तो अगर y की जगह ये रखोगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, ये मिलेगा। और y की जगह आप ये रखोगे तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, आपको 4 मिलेगा। तो यानी यह जो y बराबर 2x² प्लस 5 है, इस अवकल समीकरण और इस अवकल समीकरण दोनों को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यह जो है इस दोनों अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। तो हल आपने क्या बोला, हल आप कब बोल रहे हो, जब वह समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। और अगर केवल आप थोड़ा हल पे गौर करो तो यहां पर हल y का एक मान नहीं है कि y बराबर 5 रख रहे हो, y बराबर 3 रख रहे हो। y और x का मान नहीं है, y और x के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। y और x के बीच में एक फलन है, और एक फलन ही तो है ना। आप फलन को y बराबर fx ही तो लिखते हो, और ये बराबर 2x² प्लस 5। तो ये आपका अगर y बराबर हम इतना लिखे तो इस बात का मतलब क्या है, y और x के बीच में एक फलन संबंध है, फलन जैसा संबंध है। तो y और x के बीच में, यानी आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में एक ऐसा संबंध या एक ऐसा फलन जो दिए गए अवकल समीकरणों को संतुष्ट कर दे, वह फलन ऐसे अवकल समीकरणों का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम इस बात को लिखते हैं, फिर हम थोड़ा और बात करेंगे। तो अवकल समीकरण का हल आप लिख लो, क्या होता है, y और x लिखे कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर लिखे, एक ही है। लेकिन आपका y और x, कभी y आपका आश्रित चर हो जाए, कभी आपका y स्वतंत्र, जब नहीं कि हर समीकरण में y और x ही हो, u भी, ये सब भी तो हो सकता है। तो जनरल लैंग्वेज में बात करना है हम आश्रित चर। तो आप लिखो आश्रित चरों और आश्रित केवल चर लिखना, क्योंकि आपको कल बताया आश्रित चर केवल एक होता है, स्वतंत्र चर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर के बीच ऐसा संबंध या ऐसा फलनीय संबंध, जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल रिलेशन, जो दिए गए अवकल समीकरण, जो दिए गए अवकल समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करे। दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का हल कहलाता है।
और एक अवकल समीकरण के, जैसे आप वहां पर पढ़ते हो कि अगर एक घात का समीकरण होगा तो उसके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। दो घात का समीकरण होता था तो उसके कितने हल होते हैं। लेकिन जब एक से अधिक यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ते हो तो उसमें एक से अनेक हल यानी अपरिमित हल होते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ खींचते थे, एक लाइन मिलता था तो एक लाइन पे जितने पॉइंट होते थे सभी हल उसके होते थे, और एक लाइन पे कितने पॉइंट आते हैं, अनंत हल आते हैं, अनंत पॉइंट होते हैं। तो यहां पर भी जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, वैसे भी अवकल समीकरण का एक से अधिक हल हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो हम y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, y का वैल्यू, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक कांस्टेंट का है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप कांस्टेंट y बराबर 1 भी ले सकते हो, y बराबर 2 ले सकते हो, y बराबर 3 ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट लो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। तो यानी यहां पर ये सभी इसके क्या हो गए, हल हो गए। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप थोड़ा 2-4 एग्जांपल लिख लो। जैसे समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, और हम हल से समीकरण बनाते हैं ना। मान लो अपने मन से हम एक हल ले रहे हैं, y इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, चलो ये ले रहे हैं। तो यहां पर अगर आप dy बाई डी एक्स बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 0 और इसका कितना हो जाएगा 2। एक बार और डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, फिर कितना हो जाएगा 0। तो आप चाहे ये समीकरण लिखो, चाहे ये समीकरण लिखो, चाहे एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, dx क्यूब इक्वल टू 0, आप ये समीकरण, इन तीनों समीकरण का देखो यही हल है। अरे इसी से तो आपने इन सभी समीकरण को बनाया है, तो ये इसको भी संतुष्ट करेंगे, इसको भी संतुष्ट करेंगे, इसको भी संतुष्ट, तो किसी को लिख लो, चलो हम इसी को लिख देते हैं। तो जैसे अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 2 प्लस 2x का एक हल y इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इस समीकरण का ये क्या है, अवकल समीकरण है कि नहीं है। एक अवकल समीकरण का कितना हल होता है, एक से अधिक हल हो सकता है, तो इसीलिए हम बोले कि इसका एक हल ये है। अब बताओ, बोलोगे इसका दूसरा हल फिर क्या होगा, और हो सकता है हल, हमें यहाँ पर हल नहीं निकालना है, हम केवल बता रहे हैं कि इसका एक हल ये है। क्यों, क्योंकि अगर इसे ले जाके आप इस अवकल समीकरण में रखोगे तो यह y और x के बीच में ये जो रिलेशन है, ये जो फंक्शनल रिलेशन है, यह क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और कैसे संतुष्ट कर आप यहाँ पर देख रहे हो। तो अगर यह y और x यानी y क्या है आपका, अरे y ऊपर है, ये आपका आश्रित चर है और ये आपका स्वतंत्र चर है। तो आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में एक ऐसा आपको संबंध मिला है जो इस अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो आपने डिफिनेशन में तो यही लिखा है कि आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर के बीच में ऐसा फलनीय संबंध यानी फंक्शनल रिलेशन हो जो क्या करे, अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो ऐसा ही रिलेशन इनके बीच में, आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में ऐसा रिलेशन ही उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो क्या समीकरण का हल समझ में आया, बोलो। तो अब समीकरण का हल दो प्रकार का होता है। तो वैसे तो समीकरण का हल 3 प्रकार का होता है, लेकिन हमें अपने सिलेबस में केवल इसके 2 प्रकार के हल पढ़ने हैं, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। तो आप लिखोगे समीकरण के हल, अवकल समीकरण, केवल यहां पर जब हम समीकरण बोलते हैं तो अवकल समीकरण का बात करते हैं। अवकल समीकरण के हल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला व्यापक हल, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका विशिष्ट हल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में और ज्यादा क्लियरेंस होगा आगे के प्रश्न में व्यापक हल और विशिष्ट हल क्या होता है, लेकिन एक बार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको दो प्रकार के चर होते हैं, आपने तो पढ़ा है कल, एक आश्रित चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। दो अचर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वेच्छ अचर होता है और एक आपका विशिष्ट अचर होता है ना। एक स्वेच्छ अचर होता है और एक विशिष्ट अचर। विशिष्ट का मतलब, जैसे
आप जब इंटीग्रेशन पढ़े हो तो वहां पर देखो शुरुआत में जब अनिश्चित फलनों का अनिश्चित समाकलन पढ़े हो तो क्या वहां पर सब में एक कांस्टेंट अपने मन से प्लस सी जोड़ते हो क्या? सब में जब इंटीग्रेशन करते हो तो एक प्लस सी जोड़ते हो, तो वहां पर वो जो कांस्टेंट आता है वो आपका स्वेच्छ अचर, वहां पर बोले थे ना कि जहां सी क्या है, एक स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर का मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू समय के साथ बदल सकता है, लेकिन आपको अपने मन से कुछ नहीं रख देना है। वो सवाल पे, कंडीशन पे, परिस्थिति पे, जैसे सवाल में जो बात करेगा उस हिसाब से उस कांस्टेंट का मान अलग अलग आ सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन उस कांस्टेंट का मान बदल सकता है। तो स्वेच्छ अचर का मतलब ऐसा अचर जिसका वैल्यू बदल सकता है समय के साथ, लेकिन जो एक विशिष्ट हल होता है उसका मान बदलता नहीं है। जैसे हमने लिखा कि सी एक कांस्टेंट है और यहां पर मैंने लिखा दो भी तो एक कांस्टेंट है, तो क्या दो का वैल्यू बदलेगा? दो का वैल्यू तो दो ही है, लेकिन सी का वैल्यू कभी एक, कभी दो, कभी तीन, लेकिन है ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक अचर है। तो ऐसा अचर जिसका मान समय के साथ बदल सकता है उसे हम कहते हैं स्वेच्छ अचर, और ऐसा अचर जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट अचर, या केवल सिंपल अचर बोल सकते। बात समझ आ रहा है ना? तो हम इसे क्यों बताएं? इसे हमने इसलिए बताया क्योंकि जब आप बात करते हो व्यापक हल का, व्यापक हल का मतलब क्या है? आओ अब यहां से हम लोग थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में चलेंगे। जैसे ध्यान से देखो, पहले हम थोड़ा और बात करते हैं कुछ, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। ये एक, मान लो आपका क्या, ये क्या है? सर्कल का इक्वेशन है। और कैसे सर्कल का इक्वेशन है? किस प्रकार के सर्कल का इक्वेशन है? जिसका सेंटर कहाँ हो? मूल बिंदु पे। क्योंकि सर्कल का इक्वेशन वास्तव में क्या होता है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, या ऐसे आप लिखते हो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये सर्कल का, ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर, क्योंकि सर्कल में आपको दो ही चीज चाहिए, एक उसका सेंटर कहाँ है और उसका रेडियस। अगर आपको सेंटर पता चल जाए, रेडियस पता चल जाए, तो आप सर्कल बना सकते हो नहीं बना सकते हो? तो ई एच कामा के ये सेंटर हो जाता है यानी केंद्र, और जो आर है ये क्या हो जाता है? रेडियस यानी त्रिज्या। तो ये इस प्रकार के सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर एच कामा के यानी, और ये एच कामा के सेंटर को बताएगा और आर क्या बताएगा? उसके रेडियस बताएगा। अगर यहाँ पर एच का वैल्यू 0 रख दे तो क्या एक्स का स्क्वायर हो जाएगा? एक्स माइनस 0 एक्स ही बचेगा, एक्स का स्क्वायर हुआ। और अगर वाई माइनस 0 के का वैल्यू भी 0 रख दे तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ? आर स्क्वायर। तो यानी इसके लिए h और k का वैल्यू कितना है? 0 कामा 0, तो 0 कामा 0 यानी मूल बिंदु, तो सेंटर कहाँ हो गया? तो ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ हो? मूल बिंदु। रेडियस, ये तो a रेडियस बताएगा। अब रेडियस क्या है? a है, तो a का मान आप 1 लोगे तो ये सर्कल हो जाएगा। रेडियस का वैल्यू आप 2 लोगे तो ये सर्कल हो जाएगा। रेडियस का वैल्यू यानी a का वैल्यू आप 3 लोगे तो ये सर्कल हो जाएगा। a का वैल्यू आप 4 लोगे तो ये सर्कल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ? ये किसको डिनोट कर रहा है? क्या एक सर्कल को डिनोट कर रहा है कि पूरे सर्कल को डिनोट कर रहा है? बहुत सारे, ऐसा नहीं पूरे सर्कल, दुनिया में जितने सर्कल सबको नहीं डिनोट कर रहा है, ये ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर कहाँ हो? केंद्र, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, ओरिजिन पर हो ना, जिसका सेंटर केंद्र पर नहीं हो, सेंटर का हिंदी है केंद्र। तो बात समझ आ रहा है ना? ये एक ऐसे सर्कल को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर कहाँ हो? मूल बिंदु पर हो। तो हम इसे कहते हैं कि यह एक ऐसा समीकरण है, यह केवल एक सर्कल का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण नहीं है, यह वृत्त के कुल का समीकरण है। कुल यानी परिवार। बात समझ में आ रहा है ना? कुल माने परिवार। तो ये किसका समीकरण है? एक वृत्त का नहीं समीकरण, एक वृत्त के कुल का समीकरण। और कैसे वृत्त के कुल का समीकरण है? कुल यानी परिवार। कैसे वृत्त के कुल का समीकरण है? जिसका सेंटर कहां हो? मूल बिंदु पर हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो a है, ये a क्या है? स्वेच्छ अचर है। हाँ, रेडियस है ये, तो इस a को हम रेडियस भी कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं, ये तो त्रिज्या को ही डिनोट करेगा, लेकिन ये क्या है? स्वेच्छ अचर है। ये भी एक अचर है, रेडियस एक प्रकार का अचर है, लेकिन देखो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है। कभी इसका वैल्यू 1 होगा, कभी इसका वैल्यू 2 होगा, कभी इसका वैल्यू 3 होगा, कभी इसका वैल्यू 4 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या इस कांस्टेंट का वैल्यू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलो। इसलिए ऐसे अचर को हम क्या कहेंगे? स्वेच्छ अचर। क्लियर? दिक्कत नहीं है ना सबको? अब यहां पर समझो, और ये भी आपने समझ गया कि ये सर्कल मतलब केवल एक मूल बिंदु पर सेंटर वाला सर्कल को नहीं डिनोट कर रहा है, उसके कुल के समीकरण को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर यहां पर अभी हम ऐसा रख दें कि a बराबर 1,
तब ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर भी ये रेडियस है 1, लेकिन ये अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है कैसा कांस्टेंट है, विशिष्ट आ गया। यानी यहाँ पर जो स्वेच्छ अचर है उसको स्वेच्छ अचर को अगर हमें विशिष्ट मान दे दें तो उस प्रकार से जो अचर मिलता है उस अचर को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट अचर। तो क्या दोनों प्रकार के अचर समझ में आया ना, स्वेच्छ अचर और विशिष्ट अचर? ठीक है। अब क्योंकि आपको समीकरण पता है, अगर यहां से हम एक अवकल समीकरण बना दें, कैसे, इसे इरेज करते हैं, ध्यान से देखना। और एक बात आप जान लो, प्राचाल, यहीं पर आप अगर इतना तक आए हो तो प्राचाल क्या होता है? प्राचाल क्या होता है? जैसे ऐसा चर या ऐसा चर जिसका वैल्यू हम कुछ भी रख दे, जिसका मान हम कुछ रख दे, तो समीकरण का नियत ना बदले, समीकरण का नेचर ना बदले, प्रकृति ना बदले। जैसे अगर यहाँ पर आप ए का वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख दोगे तो रहेगा तो एक सर्कल ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, समीकरण का प्रकृति यानी रहेगा तभी सर्कल। 2 रख दोगे तभी सर्कल रहेगा, 3 रख दोगे तभी सर्कल रहेगा, 10 रख दोगे तभी सर्कल रहेगा, 16 रख दो, 17 रख दो, 18 20 कुछ भी रख दो सर्कल ही रहेगा। तो इस ए को हमको लोग कहते हैं प्राचल। क्या कहते हैं? प्राचल, यानी पैरामीटर। कहीं कहीं आपको प्राचाल लिख के मिलता है। बात समझ आ रहा है ना? तो अब आओ, अब हम देखते हैं व्यापक और विशिष्ट हल कैसे बनाते हैं, या क्या होता है व्यापक हल और विशिष्ट हल। हम एक समीकरण लेते हैं y बराबर ax प्लस बी, एकदम सिंपल सा समीकरण ले रहे हैं। आप बताओ यहां से dy बाई डी एक्स बराबर क्या आया, dy बाई डी एक्स बराबर a, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b का डिफरेंशिएशन 0। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, d2y अपान dx स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0। पक्का? या एक काम करो ना, हम यहाँ पर ये x गायब हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा cos x और sin x बनाते हैं। ऐसा लिखते हैं a cos x प्लस b, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स, a का तो a कांस्टेंट वैसे लिखोगे, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, माइनस sin x, और b का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। इसे मानते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। आप इसको फिर से डिफरेंशिएशन करो, इसका d2y अपान dx स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a इंटू माइनस साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस तो ऐसे रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos। क्या यहाँ पर हम a का वैल्यू यहाँ से लाके इसमें रख सकते हैं? a का वैल्यू अगर यहाँ से इस समीकरण से निकालोगे तो a बराबर क्या लिख सकते हो, ये माइनस साइन इधर आके क्या आ जाएगा, चलो हम नीचे यहाँ पर थोड़ा करते हैं, इसे मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से a बराबर ये जो माइनस साइन गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी -1 अपान साइन एक्स हो जाएगा, और इंटू dy बाई डी एक्स। तो ये a का वैल्यू अगर इसमें ले जाके रखोगे तो क्या आ जाएगा, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर a का वैल्यू कितना है, इतना, -1 अपान साइन एक्स इंटू ये तो एक, अच्छा सॉरी, इंटू dy बाई डी एक्स भी है, और अभी साथ में क्या है, माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, और cos बटे साइन को क्या आप कॉट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, cos बटे साइन काट ही होता है ना, तो cot x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या एक अवकल समीकरण है, बोलो, ये एक अवकल, और ये अवकल समीकरण बना कहां से है, इसी से। यह अवकल समीकरण इसी से बना है, यानी यह इस अवकल समीकरण का क्या हुआ, हल हुआ। हमें बीच में जो सब कुछ है इसे मिटाते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं, ये तो हम केवल समीकरण बनाने के लिए इसको लिए थे। तो अगर यह इस अवकल समीकरण का हल है तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना इस हल को, क्योंकि हमको हल पढ़ना है समीकरण, अभी तो इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है समीकरण के बारे में, इस चैप्टर में तो हल देखना है। हल 2 प्रकार का है, व्यापक और विशिष्ट। यहाँ पर ये जो अचर है a और b, इस a और b को आप क्या बोलते हो, स्वेच्छ अचर। कैसा अचर है ये, स्वेच्छ अचर। कितने कोटि का अवकल समीकरण बना है आपका, इस समीकरण का कोटि बताओ कितना है, 2 है। समीकरण का कोटि कैसे बताते हो, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये तो केवल dy बाई डी एक्स से तो 1 बार डिफरेंशिएट, और यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका कोटि कितना हुआ, अचर देखो कितना है, स्वेच्छ अचरों की संख्या कितना है, 2। तो अगर ऐसा यहाँ पर 2 कोटि का अवकल समीकरण था तो कितने स्वेच्छ अचर आए, अगर हम 3 कोटि का अवकल समीकरण लेंगे तो कितने स्वेच्छ अचर आएंगे, 3।
4 कोट का, जितने कोट का अवकल समीकरण होगा अगर उसके हल में उतना ही स्वेच्छ अचर है तो ऐसे हल को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक हल। बात समझ आ रहा है? तो व्यापक हल का मतलब ऐसा हल जिसमें उतने ही स्वेच्छ अचर उपस्थित हो जितने कोट का क्या हो, अवकल समीकरण। तो अगर 3 कोट का समीकरण रहेगा तो 3 स्वेच्छ अचर, 4 कोट का अवकल समीकरण रहेगा तो 4 स्वेच्छ अचर, और अगर n कोटि का अवकल समीकरण रहेगा तो n स्वेच्छ अचर। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यापक हल समझ गए ना। तो ऐसे हल को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापक हल। तो n कोटि वाले अवकल समीकरण के यदि n स्वेच्छ अचरों वाला कोई हल हो, मतलब n स्वेच्छ अचर वाला हल हो, तो ऐसे हल को हम लोग क्या कहते हैं, उस अवकल समीकरण का व्यापक हल। और अगर इसमें उस हल में जितने भी स्वेच्छ अचर दिख रहे हैं उन सभी स्वेच्छ अचरों का आप कुछ वैल्यू दे दो, जैसे a बराबर हम 2 रख दें, b बराबर हम 5 रख दें, a बराबर 10 रख दो, b बराबर 50 रख दो। तो इन स्वेच्छ अचरों का मान अगर रख दो, तो यानी इन स्वेच्छ अचर को एक विशिष्ट मान आप दो, तो भी तब जो हल मिलेगा वह हल क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल। यानी दोनों हल में बस इतना अंतर है कि व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होते हैं और विशिष्ट हल में उन स्वेच्छ अचरों का एक विशिष्ट मान आ जाता है, यानी उसमें भी अचर रहेंगे। अरे ए और बी का वैल्यू थोड़ा हट जाएगा, ए और बी का बस कुछ वैल्यू मिलेगा, ए और बी गायब नहीं हो जाएगा। एक जगह 2 रखोगे, बी की जगह 3 रखोगे, एक जगह 10 रखोगे, बी की जगह 5 रखोगे। लेकिन ऐसा ही मान रखना, ताकि ऐसा नहीं कि आप ए और बी का मान कुछ ही रख दो और रखने के बाद ये इस समीकरण का हल ही न रह जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप ए और बी ये जो स्वेच्छ अचर है इसको ऐसा विशिष्ट मान दे दो कि ताकि ये भी इस समीकरण का हल हो, तो उस केस में जो हल होगा वह क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल। तो व्यापक हल और विशिष्ट हल में केवल अचर का अंतर है, अचर का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। व्यापक हल में क्या होगा, आपको स्वेच्छ अचर दिखेगा, यानी ए बी सी डी जो कांस्टेंट होगा इस टाइप पे दिखेगा, और जो विशिष्ट हल होगा उसमें जो कांस्टेंट होगा 2 3 5 नंबर के टर्म में दिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहली बात तो आपको हल समझ में आया, हल क्या होता है, y और x में, यानी स्वेच्छ चर और आश्रित स्वेच्छ चर और आश्रित चर में ऐसा संबंध जो अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दे, वह उस अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। हल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला हल व्यापक, दूसरा विशिष्ट हल। व्यापक हल क्या होता है, जितने कोट का अवकल समीकरण है उतने ही स्वेच्छ अचरों वाला ऐसा हल जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, वो व्यापक हल कहलाएगा। और जो व्यापक हल में अगर हम जो स्वेच्छ अचर है उसको एक विशिष्ट मान प्रदान कर दें, विशिष्ट मान दे दें, तब जो हल आएगा उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट हल। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर कोई अवकल समीकरण 10 कोटि का है, कोई एक 10 कोटि का अवकल समीकरण है, उसमें स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। जितने कोटि का अवकल समीकरण का होगा उतना ही उसका क्या होगा, स्वेच्छ अचर होगा। तो क्या इनको डिफिनीशन को आप पहले लिख लो। तो आप हेडिंग डालो पहला, इसमें व्यापक हल। किसी n कोटि वाले अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें n स्वेच्छ अचर, इसको कहते हैं प्राचल ना। यहां पर जो स्वेच्छ अचर आता है इसको प्राचल भी बोलते हैं ना। स्वेच्छ अचर उपस्थित हो या सम्मिलित हो, ऐसे हल को क्या कहलाते हैं, व्यापक। यानी व्यापक हल कहलाता, व्यापक हल कहलाता, ठीक है। अगर n कोट का अवकल समीकरण है तो उसका आप एक ऐसा हल दे दो जिसमें कितने स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, n स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, तो ऐसे हल को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक हल। एग्जाम्पल में आपको लिखना है एग्जाम्पल। इसके पहले हमने क्या समीकरण लिया था, y बराबर a cos x प्लस बी, यही लिया था ना। और इसका जो अवकल समीकरण आया था d2 y अपान डी एक्स स्क्वेयर बराबर cot x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही आया था ना, यही तो समीकरण था। तो अर्थात लिख सकते हो जैसे अवकल समीकरण d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर बराबर cot x इंटू
dy बाई डी एक्स का एक स्वेच्छ का एक व्यापक हल क्या है। यहाँ पर अभी एक नहीं लिखना है, का व्यापक हल, क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट का वैल्यू रखोगे तो अलग अलग हल मिलता जाएगा। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, का व्यापक हल क्या होगा बताओ, इस समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, इस समीकरण का व्यापक हल 2। अरे यार अभी आप लोग मतलब समझे नहीं है, फिर यही तो हल होगा इसका। इसी से तो हमारे बाद में उई उई कुल निकले चालू हो जाते हैं। इसी समीकरण से तो आपने ये बनाया है। तो अगर इस समीकरण से ये बना है तो ये भाई लेखा के बीन बजाओ भाई, इस कड़ी पकड़ाई। हाँ जान को बैल का और भैंस बोल गया बा काय के में कुछ बैल है कुछ भैंस है, और तू का है राम जाने आए पिनिए बा बजाए का व्यापक हल। क्योंकि देखो ये जो समीकरण है इसी से तो मिला है, तो यह इसका हल हुआ। और इसमें देखो एक स्वेच्छ अचर ये है, एक स्वेच्छ अचर ये है, ये दो कोट का अवकल समीकरण है। और इसमें कितने स्वेच्छ अचर है, दो स्वेच्छ अचर है। तो इसी हल को हम लोग क्या कहेंगे, व्यापक हल। तो का व्यापक हल y इक्वल टू a cos x प्लस b, ये एक है। और इस तरीके से आप हल बना सकते हो। तो व्यापक हल समझ में आया ना, कि जितने कोट का अवकल समीकरण होगा एक ऐसा हल बता दो कि जिसमें उतने ही स्वेच्छ अचर हो। तो इस प्रकार से जो आपको हल मिलेगा वह हल उस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाएगा। ठीक है। अब विशिष्ट हल क्या होता है, हम इसे देखते हैं। तो विशिष्ट हल में क्या होगा, जो विशिष्ट हल को हम व्यापक हल से ही बनाते हैं। सबसे पहले आपको विशिष्ट हल बताने के लिए आपको व्यापक हल चाहिए। और जैसे आपको व्यापक हल पता चल गया तो व्यापक हल में जो कांस्टेंट दिख रहा है, जो स्वेच्छ अचर दिख रहा है, इसको एक विशिष्ट मान दे दो। तो विशिष्ट मान देने के बाद जो हल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल हो जाएगा। तो हेडिंग डालो दूसरा, विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल क्या होगा, व्यापक हल या किसी समीकरण के, थोड़ा एक लाइन और लिख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचरों को, क्योंकि एक से अधिक अचर होंगे, स्वेच्छ अचरों को एक विशिष्ट मान देने से बना हल क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। विशिष्ट हल कहलाता है। बात समझ आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे इसे पूरा इरेज कर दें, ठीक है। तो इसके पहले आपने कौन सा समीकरण लिखा था, जैसे d2y अपान dx स्क्वायर बराबर cot x इंटू dy बाई dx। ये कैसा समीकरण है, एक ऐसा समीकरण है, ये अवकल समीकरण है। ये क्या व्यापक हल, व्यापक और विशिष्ट होता है, समीकरण व्यापक और विशिष्ट नहीं होता है। तो आपका अवकल समीकरण है। तो dy d2y अपान dx स्क्वायर बराबर cot x इंटू dy बाई dx अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का अगर विशिष्ट हल लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि व्यापक हल आपको पता होगा, व्यापक हल इसका क्या था, y बराबर a cot x सॉरी a cos x प्लस b। तो अगर a का वैल्यू आप क्या रख दो 2, और मान लो b का वैल्यू यहां पर आप क्या रख दो 3, तो क्या हो जाएगा, का विशिष्ट का एक विशिष्ट हल, का एक विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 cos x प्लस 3। बात समझ में आ रहा है ना। तो व्यापक हल और विशिष्ट हल समझ में आया। अब आपको इस प्रश्नावली में क्या करेगा, आपको एक हल देगा
और एक समीकरण देगा और पूछेगा क्या ये जो हम हल दिए हैं वो इसी समीकरण का हल है या नहीं। तो क्या करना है, जैसे आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया, क्या y बराबर 2 cos x प्लस 3 समीकरण d2y अपान dx स्क्वायर बराबर काट x इंटू dy बाई dx का एक हल है। तो आप अगर हल है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, इसी समीकरण से क्या देखो ये बन रहा है, अगर इस हल से ये समीकरण बन जा रहा है तो हल है, और नहीं बन रहा है तो हल नहीं। यानी जैसे इस समीकरण में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक d2y अपान dx स्क्वायर दिख रहा है और एक dy बाई dx दिख रहा है। तो इस समीकरण से पहले आप dy बाई dx निकाल लो और d2y अपान dx स्क्वायर निकाल लो, और ये दोनों ले जाके इसमें रख दो। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हल है, और नहीं बराबर आए तो हल नहीं है। जैसे यहां पर क्या हुआ, आप पहले क्या निकालो, dy बाई dx निकालो। तो dy बाई dx बताओ इसका कितना हो जाएगा, 2 ऐसे लिखोगे, cos x का माइनस sin x और 3 का, फिर आगे d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 2 बार लो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये दोनों वैल्यू ले जाके इसमें रखो। तो d2y अपान dx स्क्वायर, पहले आप LHS को देखो, d2y अपान dx स्क्वायर कितना है, माइनस 2 cos x बराबर, ये तो आपका LHS हुआ। अब आप RHS बताओ, RHS देखो कितना है, काट x इंटू dy बाई dx, और dy बाई dx वैल्यू कितना है, माइनस 2 sin x। तो क्या काट को आप cos अपान sin लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, -2 sin x। तो sin x से sin x कैंसिल हुआ, तो ये -2 cos x, क्या दोनों साइड बराबर आया कि नहीं बराबर आया, तो यस ये आपका एक हल है। तो आपको इस प्रश्न में यही करना है, आपको चेक करना है हल है या नहीं है। तो एकदम बिल्कुल सिंपल है, जो हल दिया रहेगा और अगर उस हल का प्रयोग करके आप दिया गया अवकल समीकरण बना पा रहे हो तो हल है, वरना हल नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसका थ्योरी लगभग बस इतना ही था। उदाहरण नंबर 2 क्या है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e का पावर, देखो यहां पर बोला है फलन, क्योंकि जो हल होता है एक फलनीय संबंध होता है, पता है ना, फंक्शनल रिलेशन होता है, यानी एक फलन ही आपका संबंध होता है y और x से, स्वतंत्र चर और आश्रित चरों में। तो बोला है कि फलन y बराबर e का पावर -3x अवकल समीकरण d2y अपान dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0 का एक हल है। आपको चेक करना है क्या ये इस समीकरण का एक हल है या नहीं है। तो आपको भी बताने के लिए क्या करते हो, अगर इससे आप ये समीकरण बना पा रहे हो तो हल है, नहीं बना पा रहे तो हल नहीं है। तो इसमें हमको dy बाई dx चाहिए, d2y अपान dx स्क्वायर चाहिए। पहले यहां से y बराबर दिया है ना, तो यहां से हम ये सब निकाल लेते हैं। कैसे, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, अरे डिफरेंशिएशन इसका करो, e के पावर -3x का डिफरेंशिएशन e के पावर -3x ही होगा, लेकिन जो x की जगह है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो -3x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, -3। ये तो dy बाई dx मिल गया। अब इसको थोड़ा सही से करके लिख सकते हो भैया कि -3 इंटू e की पावर -3x। अब आप d2y अपान dx स्क्वायर भी तो चाहिए, यानी इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे d2y अपान dx स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ करो कैसे करोगे, -3 वैसे लिखोगे, अब यहां से लिखो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसका फिर से करो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट वैसे लिखते हो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर -3x। अब फिर -3x करो कितना आ जाएगा, -3, तो कितना माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9 और e की पावर -3x। बात समझ आ रहा है ना। तो ये आपका क्या मिला, d2y अपान dx स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू, यानी ये वैल्यू और dy बाई dx का ये जो वैल्यू जानते हो, ये दोनों वैल्यू ले जाके आप उस समीकरण में रखो। तो ये मान लो इसको समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में dy बाई dx एंड d2y अपान dx स्क्वायर का मान रखने पर आओ रखो, ये वैल्यू कितना है साहब, 9 e का पावर -3x प्लस dy बाई dx का वैल्यू कितना है, -3 e का पावर -3x -6। अच्छा y का ही वैल्यू आप रख दो ना, y का मान रखने पर, और y का मान कितना दिया है, e का पावर -3x, तो y का वैल्यू कितना रखोगे, e का पावर -3x। बताओ ये कितना हो जाएगा, 9 e के पावर -3x -3 -6 -9 e के पावर 3x हो जाएगा, और घटाओ कितना हो जाएगा, तो ये तो आपका आया, यानी हल है। यस, ये आपका उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, एक हल है। बात समझ आ रहा है ना।
तो चलो अब चलते इसके, आप लिख दिए ना कि चूंकि y बराबर e की पावर माइनस 3x इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो यह जो फलन है इस समीकरण का एक हल है। चलो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल 3, सत्यापित कीजिए कि फलन, आपको दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जहां a और b आपका क्या है? बोला है कि ये रियल नंबर है। वो पूछ रहा है कि अवकल समीकरण कितने का, ये अवकल समीकरण आपको दिया है d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 का हल है। आपको सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है यह इसका एक हल है। तो हल निकालने के लिए फिर से आपको d2y अपान dx स्क्वायर दिया, तो इस फलन का आप एक बार x सापेक्ष अवकलन कर दो, तो वहां से आपको क्या मिलेगा? dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx बराबर कितना हुआ? a वैसे लिखोगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस b वैसे लिखो cos x का साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ये तो आपको dy बाई dx मिला। अब आपको अभी क्या चाहिए? d2y, यानी एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो, तो d2y अपान dx स्क्वायर बराबर कितना मिला? a, माइनस को बाहर रखते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस b वैसे लिखते हैं और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो यानी आप क्या लिख सकते हो? d2y अपान dx स्क्वायर बराबर माइनस a cos x माइनस b साइन x। तो ये मान dy बाई dx का मान और d2y अपान dx स्क्वायर का मान और y का वैल्यू, ये सब समीकरण में ले जाके रखो। तो चलो क्या लिखोगे? इसे मान लो ये आपका अवकल समीकरण क्या है? एक। तो अवकल समीकरण में अवकल समी दिए गए अवकल समीकरण, ऐसा लिख लेना, दिए गए अवकल समीकरण एक में किसका किसका मान प्रतिस्थापित करोगे? उसमें केवल एक y दिख रहा है और एक d2y अपान dx स्क्वायर दिख रहा है, तो y तथा d2y अपान dx स्क्वायर का मान रखने पर चलो दाएं पक्ष लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो आपका काम है सही। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y, ये बराबर कितना जाएगा? d2y अपान dx स्क्वायर का वैल्यू कितना है? माइनस a cos x माइनस b sin x, प्लस y का मान कितना है साहब? a cos x प्लस b sin x। तो क्या माइनस a cos x प्लस a cos x से कैंसिल हुआ, माइनस b sin x प्लस b sin x से कैंसिल हुआ, और ये कितने बराबर आ गए? 0। ये तो आपका कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। तो बराबर आया। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो यस, ये जो आपको फलन दिया है वो उस अवकल समीकरण का क्या है? हल है। तो आप नीचे एक लाइन कमेंट करोगे, अतः फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x अवकल समीकरण d2y अपान dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 का हल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात ना? तो अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप इसे कॉपी करो। चलो फिर हम अब प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसे अगले लेक्चर में करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।